नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर में। और ये 30 दिसंबर का करंट अफेयर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये रहा, जैसा कि आपको नियम पता है, पहले आपको क्वेश्चन देखना है, उसके आंसर खुद करने की कोशिश करनी है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हूती विद्रोह जो हाल में सुर्खियों में है किस देश से संबंधित है। भाई आपने देखा होगा हूतियों का विद्रोह चलता है, तो ये विद्रोह कहाँ चलता है, कौन इसका दमन करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ पता होगा कुछ भी? तो याद रखिए, जो हूती का विद्रोह है ये यमन में चलता है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो यमन है, यमन की राजधानी है साना। साना ही है ना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको ताकि आप गलत ना सुने। तो राजधानी जो है वो साना ही है। ठीक है, तो यहीं पर ये हूती लोग रहते हैं और ये विद्रोह करते हैं। और याद रखिए, ये जो हूती लोग हैं ये साथ देते हैं ईरान का। और आपको ईरान तो पता ही है क्या हालात हैं भाई, है ना। ये साथ देते हैं ईरान का, है ना, रहते यमन में है। याद ध्यान दीजिएगा, साथ देते हैं ईरान का, रहते यमन में है। और इनका दमन किया है सऊदी अरब ने, है ना। 18 देशों से मिल करके भैया एक टीम बनाई है सऊदी अरब ने, है ना। मैं बता 12 देशों से, ये देखो सऊदी अरब ने करीब 12 देशों के साथ गठजोड़ किया हुआ है ये इनको हूतियों को दबाने के लिए। और इसीलिए इन्होंने हाल ही में जो यमन है, यमन की राजधानी साना है, साना में इनका एक शिविर था ये हूतियों का। तो उस शिविर में आक्रमण कर दिया है और ये कहा गया कि वहाँ पे बहुत सारे हथियार थे, तो हमने उनके सारे हथियार ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा ये मान रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही अरब सागर में करीब करीब 1400 AK-47 राइफल पकड़ी गई हैं अमेरिका द्वारा, है ना। और ये कहाँ जा रही थी? ये हूतियों को ही जा रही थी विद्रोह के लिए, ताकि वो विरोध कर सके। तो ये भी पकड़ी गई हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ बड़ी हाईलाइट है और इसीलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ये यमन में है। ठीक है, कौन दबाने की कोशिश कर रहा है इसको? सऊदी अरब। ठीक, सऊदी अरब है और सऊदी अरब ने अभी अभी यमन की राजधानी साना में एक मिसाइल दाग करके इसको खत्म करने, उनके हथियारों को निस्तो नाबूद किया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका उत्तर समझ गए, सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अब आपको बताना है हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने, भाई जो ऐसा देश जो दक्षिण में भी है और एशिया में भी है। ठीक है, एशिया पूरा का पूरा है दोस्तों, आपको मालूम है। तो एशिया का कुछ उत्तर में भी देश होते हैं और एशिया के दक्षिण में भी देश होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एशिया में दक्षिणी देश है, यानी दक्षिण एशियाई देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है? ऐसा कौन सा देश है? तो नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो याद रखिए ये पाकिस्तान है भाई। पहली बार उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। और ये नागरिक केंद्रित है, मतलब सिटीजन सेंटर्ड ये पॉलिसी है। तो ये पहली बार है अपने आप का, इसीलिए बहुत हाईलाइट हुआ, याद रखिए। और इसकी अध्यक्षता, ये देखिए 36वीं बैठक थी, इसकी 36वीं बैठक थी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की 36वीं बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता इमरान खान यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने की। इसमें तीनों पाकिस्तान की जो तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, है ना, इन तीनों के प्रमुख जो हैं उसमें शामिल भी हुए थे उस बैठक में। और उसी में ये फैसला लिया गया है कि सुरक्षा नीति और ये आर्थिक नीति पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर क्या है? पाकिस्तान। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, कि 17 दिसंबर 2021 को संसद में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक, है ना। एंटी डोपिंग आप सभी को पता है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कई बार क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं अपने शरीर में ताकि उनकी फुर्ती बढ़ जाए, ताकत आ जाए, ताकि वो उस रेस में जीतने के उद्देश्य से। तो गलत तरीके से केमिकल या किसी भी तरीके का सेवन करना, इसकी जांच करने का काम करती है एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड में भी हैं और राष्ट्रीय में भी। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, और एक जो होती है वो होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे वाडा कहते हैं। ठीक है, तो वाडा ही हर देश के एंटी डोपिंग एजेंसियों को क्या कहते हैं, मान्यता देती है और उनकी मान्यता छीन भी लेती है। तो हुआ अब इस पे पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि 17 दिसंबर 2021 को संसद में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक 2021 पेश किया गया है, मतलब अभी की बात है। दूसरा, भारत में एनडीटीएल की स्थापना वर्ष 2008 में, मतलब नेशनल, ये जो हमने है ये हमने 2008 में बनाया था, डोपिंग वाली एजेंसी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी, समझ गया, एंड वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा स्थायी रूप से मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। मतलब एनडीटीएल की स्थापना हमने 2008 में
आईओसी और वाडा के थ्रू मान्यता प्राप्त करने के लिए की थी। भाई बनी बात है, मान्यता प्राप्त करने के लिए तो लेंगे ही ना, ताकि हमारे यहाँ खिलाड़ियों में भाई निखार आए, वो किसी भी तरीके की डोपिंग के द्वारा कोई रेस ना जीतें, कोई खेल ना खेलें, मतलब बिल्कुल स्वच्छ हो। इसलिए मान्यता मिलनी चाहिए, ज़रूरी है। मान्यता तभी मिलेगी जब वो परीक्षण कर लेंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, पहला वाला या दूसरा वाला। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या दोनों ही गलत है। तो याद रखिए इसका उत्तर सही है सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि हमने 17 दिसंबर 2021 को संसद में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक रखा था, और भारत में एनडीटीएल की स्थापना वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा स्थायी रूप से हमें मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और आपको एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ। हालांकि आपको एक डेट याद रखनी है। यहाँ देखिए ज़रा, ये जो वाडा आप देख रहे हैं ना, इसने क्या किया था, 20 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। उस दिन हमारे एनडीटीएल को निलंबित कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हमने ऑन साइट मूल्यांकन के दौरान कुछ गैर अनुपालन कर दिए थे, तो भाई इन्होंने क्या किया था, निलंबित कर दिया था। अभी फिर से बहाल किया है ना। फिर से ये देखो, फिर से मान्यता फिर से प्राप्त कर ली है। किसने? हमारे नेशनल डोपिंग एजेंसी ने, वर्ल्ड वाले से। ठीक है, तो हमने फिर से प्राप्त कर लिया इस चीज़ को, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका उत्तर सही क्या था? सी। ठीक, तो ये इसमें सब में वही लिखा हुआ है, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। अब चौथा प्रश्न हमारे सामने कि हेनरी विवियन डिरोजियो, आपने इनका नाम सुना होगा अगर आपने आधुनिक क्या कहना चाहिए इतिहास पढ़ा होगा, है ना, तो वहाँ पर आपको मिलेगा उनके बारे में पढ़ने के। अगर आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा तो हेनरी विवेन का भी नाम सुना होगा। ठीक है, मतलब वो सब के सब जो सुधारक थे ना, समाज सुधारक, उनके ऊपर है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य, गलत कौन सा है। समझ गए? मतलब इनमें से सही होंगे कुछ, तो आपको गलत वाला निकालना है। इन चार में से गलत कौन सा है? पहला, कि वो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे, पहली बात। दूसरा, 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज के गठन में राजा राम मोहन रॉय का सहयोग दिया था। मतलब जो हिंदू कॉलेज बन रहा था 1817 में, तो क्या ये राजा राम मोहन रॉय का साथ दे रहे थे? सी, इन्होंने डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग मतलब जहाँ पे डिबेट होता है, बड़े बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उसका गठन किया था। और ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र भी चलाया था, क्या ये भी है? और डी है कि उन्होंने हिंदू कॉलेज में एक फैकल्टी के रूप में योगदान दिया था, मतलब फैकल्टी थे ये योगदान में। तो असत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। बी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सच में गलत है कि राजा राम मोहन कॉलेज जब बन रहा था, हिंदू कॉलेज, तो उसके गठन में ये साथ नहीं दे रहे थे, सहयोग नहीं दिया था, ये तो उस कॉलेज में फैकल्टी थे। इसलिए डी वाला ये देख रहे हो, वही हिंदू कॉलेज इसको 1817 में बना रहे थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो उनके साथ ये नहीं थे, हेनरी विवियन डिरोजियो नहीं थे, उनके साथ थे, मैं आपको नाम बता देता हूँ, हेनरी विवियन डिरोजियो नहीं, ये रहे डेविड हेयर। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, इन्होंने 1817 में एक साथ मिलकर के हिंदू कॉलेज का गठन किया। और जब गठन हुआ तो फैकल्टी की जरूरत पड़ी थी, तब आए थे हेनरी विवियन डिरोजियो, ये एक फैकल्टी के रूप में वहाँ पे काम करते थे। ठीक है, और इन्होंने समाज सुधार में बहुत सारे योगदान दिए हैं, जैसा कि आपने पढ़ लिया बाकी ऑप्शन में। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और एवं सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, देख रहे हो आप, की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। बंगहित सभा की, डिबेटिंग क्लब जो अभी आपने देख ही लिया था ऑप्शन में, उसकी स्थापना की। ठीक, और इनके शिष्यों के बारे में बता देता हूँ मैं। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन इन्होंने किया है ना। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र जो अभी ऑप्शन में भी था ना हमारे, वो भी आपने देख लिया। इनके कुछ शिष्य थे, जैसे कृष्ण मोहन बनर्जी हो गए, राम गोपाल हो गए, महेश चंद्र घोष हो गए, ये सब के सब इनके शिष्य थे। ठीक, और यहीं पर अब इनका अंत भी देखने को मिलेगा आपको कि 26 दिसंबर 1831 को उनका देहांत हो गया था। तो दोस्तों आपने देखा ना, 26 दिसंबर, अभी अभी जनवरी चल रहा है, तो 26 दिसंबर अभी थोड़ी दिनों पहले तो गुजरी है। बस इसीलिए आपको इन महान कवि को, है ना, याद रखना है, समाज सुधारक को याद रखना है। तो पूछ लिया जाएगा कि 26 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि, तो ये ना पूछ करके इनके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैंने ध्यान में रख करके आपके लिए बनाया। ठीक दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब अगला है कि भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकेट वाटर एक्वा कल्चर, जो अभी जीनोम सिक्वेंसिंग को लेकर के बहुत चर्चा में है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भाई जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है? जीनोम सिक्वेंसिंग का मतलब, जैसे आपने कोरोना को देखा, ठीक है, कोरोना का हम ये मानते हैं कि भाई चीन के वुहान शहर से ये निकला, लेबोरेटरी में कुछ प्रयोग हो रहा था, जो भी हो रहा हो वहाँ से प्रयोग हुआ और ये निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। अब आपने देखा कि हम एक कोरोना से फाइट करके आए और दूसरा कोरोना हमारे सामने, दूसरी लहर आई, और तीसरे में तो नाम बदल गया, ओमिक्रॉन हो गया।
ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना के जो स्पाइक्स हैं, है ना, स्पाइक्स की मदद से ही वो शरीर में अंदर जाता है और सेल को पकड़ता है, सब करता है। और आपको ये भी बता दूं मैं, ये आरएनए से फैलता है ना, आरएनए की वजह से ये हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या बताना चाह रहा था मैं, ये बताने जा रहा था कि ये क्या कर रहा है, कोरोना अपने आप को म्यूटेंट, है ना, म्यूटेंसी की पावर है इसमें, यानी कि ये अडेप्ट कर रहा है खुद को जीवित। म्यूटेंसी का मतलब क्या होता है? खुद को जीवित रखने के लिए जो प्रयास करे, यानी अपने अंदर बदलाव कर ले, उसे म्यूटेंसी कहते हैं, है ना। म्यूटेंट बनता चला जा रहा है, यानी कि माहौल के हिसाब से ढल करके बिल्कुल नया, मतलब ताकि वो मरे नहीं, खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, तो बदलाव ला रहा है ना। इसलिए ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आ गया, समझ गए आप सभी के सभी। तो होता क्या, अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोम में यानी जीन में बदलाव आ रहा है, जीन की सीक्वेंस जो है वो बदलती चली जा रही है। कोरोना की जो भी सीक्वेंसिंग होगी वो अपने आप को बदल रहा है। अब इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि ये मैं कोरोना का एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, यहाँ पर किसी और के जीनोम सीक्वेंसिंग में सफलता पाई गई है, ठीक है। हम तो कोरोना की बात कर रहे हैं अभी, कोरोना से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि, ठीक है। इन्होंने किसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। इन्होंने झींगा मछली की है, उस पर बात करेंगे अभी कि क्यों की है। अब देखिए, ओमिक्रॉन का मैं बात कर रहा था आपसे, इनने क्या किया है कि कोरोना का सबसे पहला जो वेरिएंट निकला था चीन से, उस तरह पहले उस तरह के बंदे को पकड़ा, भाई उसका तो हमारे पास ब्लड सैंपल है, सब कुछ है, तो उसका वायरस चेक किया नहीं। अब उसके वायरस में स्टडी करी कि अच्छा इसका जीन ऐसा ऐसा था। फिर जो नया वेरिएंट सेकंड वाले से जितने लोगों का जो भी हुआ, उनके ब्लड सैंपल लेकर के उनको चेक किया जा रहा है। अब थर्ड वाले को चेक किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जीनोम सिक्वेंसिंग हम पकड़ लेंगे कि कहाँ स्पाइक्स में कहाँ चेंज आ रहे हैं, समझ गए। तो इस तरह से काम होता है। अब सर सवाल ये है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकेट वाटर एक्वाकल्चर, इन्होंने कौन सी जीनोम सीक्वेंसिंग में सफलता पाली है वो हमें बताना है, और ये कहाँ स्थित है ये भी हमें जानना है। तो याद रखिए, पहले तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्थित है चेन्नई में, ठीक है। अब किस बात की सीक्वेंसिंग की है, मैंने आपको जैसा कि बताया, है ना, झींगा मछली जिसे इंग्लिश में वाइट श्रिम्प कहते हैं, झींगा मछली जिसे इंग्लिश में वाइट श्रिम्प कहते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी उपलब्धता ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है। ये बहुत कारणों से इंपॉर्टेंट हुआ। पहली बात तो ध्यान रखो कि झींगा मछली जो होती है ये सी फूड में आती है, इसको हम मछली नहीं मानते, इसको हम चीज़ मानते, थिंग में गिना जाता है। ये सी फूड यानी कि समुद्री खाना, है ना, समुद्री खानों में की लिस्ट में आता। सबसे ज़्यादा समुद्र का खाने में जो लोग खाते हैं वो झींगा मछली होती है, वाइट श्रिम्प, ठीक है। तो इसकी सीक्वेंसिंग हमने कर ली है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं देखिए, क्योंकि अगर आप झींगा मछली ज़्यादा मार्केट में खाओगे तो मछुआरे सबसे ज़्यादा झींगा मछली ही पकड़ेंगे। अब अगर झींगा मछली ही पकड़ेंगे तो झींगा मछली में जो बीमारियां होंगी धीरे धीरे करते करते मछुआरों में आई। मछुआरे बहुत परेशान हो गए, उनको इतनी बीमारियां हो गई, इतने वायरस हो गए कि उसका इलाज नहीं था। अब इलाज करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद है ना, उस डिजीज़ का, उस वायरस का हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो डेवलप कैसे हो रहा है, जीवित कैसे। वही जीनोम सीक्वेंसिंग झींगा मछली की गई है कि उसकी बीमारी कहाँ से कहाँ जा रही है। और क्योंकि अगर ये एक बार पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो मछुआरे बीमार पड़ रहे हैं उनको बचा सकते हैं। उनको बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि झींगा मछली बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको खाना, जिनको खाना उनको खाने दिया जाना चाहिए, और अगर वो खा सके उसके लिए ज़रूरी है कि मछुआरे सुरक्षित रहें, उन्हें पकड़ पाएँ, इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। और दूसरी बात यह है कि झींगा मछली अभी तक हम जो है पैसिफिक से, यानी बाहर से बहुत मंगाते थे, यानी अमेरिका से समझ लीजिए बहुत सारा हम मंगाते थे। अब हम नहीं चाहते कि अमेरिका से ये आए, क्योंकि हमारे पास खुद में इंडिया का सबसे बड़ा, ये देखिए यहाँ पे वाइट जो है ना, इंडियन वाइट श्रिम्प, इसका जो मुख्य स्थान है वो भारत ही है। तो हम इन्हें बाहर से क्यों मंगाएं भाई, जब हमारे पास खुद के पास है। हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि क्या होता है कि बीमार हो जाते हैं लोग, तो डर के मारे इसे पकड़ना भी नहीं चाहते। इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसके वायरस का पता लगा करके उनका इलाज करके टीका वीका बना करके तो मछुआरों को दे देंगे, तो मछुआरे से पकड़ लेंगे और फिर ये वापस से मार्केट में उतरेगा, और सी फूड जो है इससे काफ़ी कमाई होती है वो हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, दिख रहा है आपको, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुद्री आहार वस्तु सी फूड कमोडिटी है। क्लियर है दोस्तों। तो इस करंट अफेयर को आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आगे अपने दोस्तों तक से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं अभी आपको अगला जो है करंट अफेयर उस पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।